नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 63rd डे है और आज जो है हमारा नया टॉपिक है दैट इज जुडिशरी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसको भी डिटेल में अच्छे से बारीकी से करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या करने वाले हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। इनके अपॉइंटमेंट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद इनके ओथ, इनकी सैलरी, इनका टेन्योर, और लास्ट में इनका रिमूवल जो है वो देखेंगे सारी चीजें। तो आज के टॉपिक्स में हम ये सारी चीजें जो है कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी से संबंधित ज्यादातर प्रोविजन जो है हमने यूएसए से बोरो किया है, लेकिन अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो है बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर लोअर कोर्ट, ये सारी चीजें देखने को आपको मिलेगा। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट था, इसको हमने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत, जो कि दोनों के दोनों लॉज को इन्फोर्स करता है, दैट इज सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉज। तो हमारे इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। एक ऊपर कोर्ट है जो सारी चीजों को इन्फोर्स करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मान्य जो है सारे कोर्ट्स में होता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में एक होता है फेडरल लॉ, और फेडरल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो जुडिशरी होती है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हुआ, वहां पे फेडरल जुडिशरी होता है। और जो स्टेट लॉ है उसको इन्फोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी होती है। अर्थात वहां पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, एक सेंटर के लिए और दूसरा स्टेट के लिए, दैट इज स्टेट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन जो हुआ था जनवरी 28, 1950, जनवरी 28, 1950 में। और पहले जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत, प्रिसाइजली 1 अक्टूबर को 1937 में, 1937 में। और मॉरिस गायर जो थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ब्रिटिश इंडिया में इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई, इनॉग्रेशन हुआ, वो हुआ जनवरी 28, 1950 में। अर्थात हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 में, उसके ठीक 2 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन होता है, और नाम जो है फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पड़ जाता है। जो जुरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उससे ज्यादा है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने, जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। तो जो जुरिस्डिक्शन उनके पास था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को, उसको हमने खत्म कर दिया। यानी कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या फिर जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी था वो था प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। तो उसको हमने खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को हमने अपना बना लिया पूर्ण रूप से। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फीचर्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखेंगे। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 जो है जिसका संबंध है यूनियन से। पार्ट 5 में हमने देखा पार्लियामेंट, पार्ट 5 में हमने देखा प्रेसिडेंट, पार्ट 5 में देखा हमने वाइस प्रेसिडेंट, और उसी पार्ट 5 का पार्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में कवर किया गया है। 124 से 147, ये भी ध्यान रखिएगा। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, इनके प्रोसीजर, ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है 124 से 147 के बीच में, 124 टू 147। और इन सारी चीजों का, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, जुरिस्डिक्शन हुआ, इन सबको रेगुलेट करने का पावर जो दिया गया है वो किसको दिया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ये ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन, जो ये कंपोजिशन है इसमें भी पार्लियामेंट हस्तक्षेप करती है। कंपोजिशन जो है अभी कितना है हमारा? तो कंपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल है 33+1, यानी कि जो स्ट्रेंथ है 33 जजेस का और एक चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 53rd यानी कि करंटली जो चीफ जस्टिस हैं आपके, उनका नाम है सूर्यकांत। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करंटली जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है सूर्यकांत, और 33 अन्य जज होते हैं। क्या ओरिजिनली कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का इतना था या फिर स्ट्रेंथ इतना ही फिक्स किया गया था? नहीं, ओरिजिनली जो था 8 था, दैट इज 7-1। धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया गया है,
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ईयर याद रखो, बट 6 बार इंक्रीज हुआ है। सबसे पहली बार 1956 में स्टेट का रिओर्गनाइजेशन हुआ था, तब इसको कर दिया गया 11, 11 अर्थात 10 और 1। उसके बाद कर दिया गया 1960 में 13, 13 का मतलब हो गया 12 और 1। उसके बाद 1977, 1977 में इसको इंक्रीज कर दिया जाता है 17, यानी कि 16 और 1। फिर 1986 में इंक्रीज किया जाता है, 1986 में इसको 25 कर दिया जाता है। 2008 में इसको 30 कर दिया जाता है, 29 प्लस 1। और जो करंट हमारा कंपोजिशन है दैट इज 33 प्लस 1, इसको किया गया था वे बैक इन 2019 यानी 2019 में, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 बार किया गया है। तो सबसे पहली बार 1956 में, दूसरा आपको 1960 में, तीसरा आपको 1977 में, फोर्थ वाज 1986, फिफ्थ वाज 2008 एंड द सिक्स्थ इज 2019। तो 6 बार किया गया, ध्यान रखिएगा। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सिंपल सरल भाषा, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। तो सारा खेल जो था ये कंसल्टेशन वर्ड पे घूम रहा था पिछले कई साल से। अपॉइंटमेंट नो डाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट याद रखना है, लेकिन ये कंसल्टेशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कंट्रोवर्सी थी। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट जजेस केस, दैट इज 1982 में। सरकार है इंदिरा गांधी की। उस टाइम पे इंदिरा गांधी पावरफुल। कंसल्टेशन का मतलब क्या दिया, कोर्ट ने बोला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस मतलब कि एग्रीमेंट नहीं है। कंकरेंस नॉट अ कंकरेंस, यानी कि एग्रीमेंट नहीं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन का मतलब हो गया कि ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इस पार्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर देंगे और बता देंगे कि भाई हमने इसको एबीसी को जो है अपॉइंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो आपने एक्सचेंज कर दिया, अपने व्यूज बता दिए। तो ये थी इंदिरा गांधी के टाइम पे 1982 में। फिर आता है आपको सेकंड जज केस 1993 में। सेकंड जज केस 1993 में क्या होता है, यहां पे अब कोलिशन की सरकार है, यानी कि पूर्ण बहुमत वाली जो कॉन्सेप्ट है अब जा चुकी है। तो कोर्ट अब थोड़ा पावरफुल हो गया है। कोर्ट क्या करती है, अपने जो अर्लियर रूलिंग थे, अर्लियर जजमेंट था, वहां पे उन्होंने कुछ बदलाव किया। अब बोला कि जो वर्ड कंसल्टेशन है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड कंसल्टेशन जो है, जो कि पहले था नॉट कंकरेंस, अब होगा कंकरेंस, यानी कि आपको अग्री करना पड़ेगा हमसे। यहां पे जो एडवाइस है दैट इज टेंडर्ड बाय हुम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे इसके साथ। वो क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि अब बाइंडिंग होगा। किस पे, प्रेसिडेंट। पहले था एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि बाइंडिंग नहीं है, आपने बता दिया वेल एंड गुड, नहीं बताया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको आपने कर दिया हम मान लेंगे। लेकिन यहां पे बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब होगा कंकरेंस, मतलब एग्रीमेंट होगा, और जो मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो बिना चीफ जस्टिस या फिर बिना जो कंसल्टेशन का है वो आप नहीं कर सकते हो। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं कलेजियम सिस्टम। और सेकंड जज केस में कलेजियम का कॉन्सेप्ट ये था कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, मतलब इनके कंसल्टेशन के बाद आपको नाम भेजना पड़ेगा एबीसी को, और प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करेंगे एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 5 साल बाद आता है थर्ड जजेस केस। इसमें कंसल्टेशन का मतलब वही रखा गया कि भाई कंकरेंस है, लेकिन यहां पे जो सीनियर मोस्ट जजेस था उसको बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया, जो पहले 2 सीनियर मोस्ट जजेस था उसको कर दिया गया 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है, वो कंसल्ट करेंगे किससे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। अगर इनमें से 2 भी, यानी कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है एडवर्स ओपिनियन देते हैं कि भाई इस एबीसी पर्सन को जो है अपॉइंट नहीं करना है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे। कौन, सीजीआई रिकमेंडेशन जो है उसको नहीं भेजेंगे, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अगर सपोज दैट इनके ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो नाम है उसको भेज देते हैं, तो दैट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग। ये बोला।
हाँ, लेकिन आपने लॉ के अंतर्गत या फिर जो नॉर्म्स हैं उसको कंप्लाई करते हुए आपने सारी चीज़ें सबसे जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे आपने सहमति भी लिया, बातें की और फिर नाम भेजा तो ठीक है, वो अपॉइंट किया जा सकता है। बट आपने अपने आप से भेज दिया तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं देखा जाएगा। एंड द लेटेस्ट केस वाज 4th जजेस केस। अब यहाँ पे आप देखोगे पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है वे बैक इन 2014। एनडीए लेड बीजेपी की सरकार बनती है 2014 में ही। इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन किया, दैट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2014 में सरकार बनने के बाद। इसके तहत इन्होंने एक चीज का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। कब? 2014 में ही। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने फॉर्मेशन किया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये किसको रिप्लेस करेगी? कॉलेजियम सिस्टम को। और ये कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि भाई किस पर्सन को, किस एबीसी पर्सन को जो है अपॉइंट करना है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो खुद डिसाइड करेगी, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके, कि हम इस पर्सन को अपॉइंट करने। बट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है अब ये कमीशन बताएगी कि हम किसको अपॉइंट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। यानी कि पूरा पावर जो है जुडिशरी से छीन के एग्जीक्यूटिव अपने पास लेकर आ रही थी। ये क्या हो रहा था? 2015 में हो रहा था। लेकिन अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अक्टूबर 2015 में ये दोनों के दोनों, यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये जो आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इन दोनों को खारिज कर दिया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। और करंट सिचुएशन ये है बहरहाल कि जो कॉलेजियम सिस्टम पहले जो चल रहा था वो फिर से ऑपरेशन में आ गया। तो अप्रैल में ये लागू हो चुका था, इंप्लीमेंट हो गया था, बट अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और इस वर्डिक्ट को हम 4th जजेस केस कहते हैं 2015 में। तो प्रेजेंट सिनारियो में अगर अपॉइंटमेंट आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम कौन होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ये लिखा हुआ है, सीजेआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज। और गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? गवर्नमेंट जो है पहली बार में कोई ऑब्जेक्शन दिखा सकती है कि भाई इस पर्सन जो है ये डिस्प्यूटेड है, मैं नहीं चाहता हूँ, या फिर इसका हमारे से जो है सारी चीज़ें मतलब सही नहीं है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन। बट कॉलेजियम सिस्टम जो है वो फिर से उसी पर्सन का नाम जो है रिकमेंड कर देती है, तो आपके पास बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम पे जो है एक्शन लेगी कौन? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करना होता है। तो बहुत सारा बैकलॉग लगा हुआ रहता है हाई कोर्ट के जजेस का भी और सुप्रीम कोर्ट का। बट करंटली जो है सुप्रीम कोर्ट अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ पे जो है फंक्शन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, कॉलेजियम मेंबर्स जो है, मैंने बताया क्या होता है, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक सीजीआई और 4 आपके सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जो कॉलेजियम सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो सीजीआई करंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है सूर्यकांत। ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनको अपॉइंट किया गया था 24 नवंबर को 2025 में। और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, कॉलेजियम का पार्ट है, उनमें एक का नाम है विक्रमनाथ, दूसरे का नाम है जेके महेश्वरी, नाम याद नहीं रखना आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है, वीवी नागारत्ना, वीवीएन लिख रहा हूं मैं, और एमएम सुंदरेश। तो ये लोग मिलकर रेकमेंड करते हैं कि इस पार्टिकुलर पर्सन को जो है आप अपॉइंट कीजिए एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा जो ये वर्ड है कॉलेजियम, ये संविधान में मेंशन नहीं है। सपोज दैट कल को सवाल पूछ दे द टर्म कॉलेजियम हैज बीन मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। और ये कॉलेजियम वर्ड जो है जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो है उनका काम क्या होता है, वो एबीसी पर्सन का नाम जो है किसको भेजते हैं? ये भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो अभी है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। और ये अर्जुन राम मेघवाल जो है वो किसको फॉरवर्ड करते हैं नाम? प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू। और ये फाइनली जो है जो ये एबीसी पर्सन है उनको जो है अपॉइंट कर देती हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोसीजर होता है, फॉलो करना होता है। ये सब कुछ था, हमने जजेस की अपॉइंटमेंट देखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज में से ही अपॉइंट किया जाता है।
Chief Justice is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Court as he deemed necessary। ये संविधान में लिखा गया है। और जनरली क्या एक प्रेसिडेंस फॉलो किया जा रहा था 1950 से 1973 के बीच में, 1950 से 1973 के बीच में, कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट को, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। जैसे अभी जो है सबसे सीनियर मोस्ट जज थे सूर्यकांत साहब, उनको बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53rd। यही प्रोसीजर 1950 से 1953 तक फॉलो हुआ, 1973 तक फॉलो हुआ। 1973 में कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये जो कन्वेंशन या फिर प्रेसिडेंस जो बना हुआ था उसका वायलेशन होता है पहली बार 1973 में, अर्थात जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट ना करके इंदिरा गांधी की सरकार जो है एन रे को अपॉइंट करती है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, 3 सीनियर जजेस को, जेएम सहलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर। इनको क्यों सुपरसीड किया उन्होंने? तो ये 3 वो लोग थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस में, केबीसी केस में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जो कि सरकार के लिए दैट वाज नॉट फेवरेबल फॉर गवर्नमेंट। इसी का गुस्सा निकालने के लिए तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इन तीनों को अपॉइंट ना करके एएन रे को अपॉइंट किया था, जिन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया था उनके अकॉर्डिंग। इस वजह से तो बाद में क्या, ये तीनों के तीनों जज सहलट साहब, हेगड़े और ग्रोवर साहब, इन तीनों ने रिजाइन कर दिया था। एएन रे के बाद 1997 में फिर से वायलेशन हुआ और उस टाइम पे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, एमयू बेग को अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसको सुपरसीड करके? एचआर खन्ना साहब को, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे। अब एचआर खन्ना साहब से क्या नाराजगी थी इनकी? तो इन्होंने जो राइट टू लाइफ है ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसको बोला था कि ये बरकरार रहेगा। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस जो आया था 1976 में, उन्होंने बोला था राइट टू लाइफ जो है इमरजेंसी के टाइम भी बरकरार रहेगा, उसको नहीं छीना जा सकता। तो ये गवर्नमेंट को रास नहीं आया इनके इस जजमेंट को, इस वजह से एचआर खन्ना साहब को अपॉइंट ना करके इन्होंने एमयू बेग को किया। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, ये बस समझाने के लिए कि हाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर मेन्स में इसको लिख सकते हो। तो एचआर खन्ना साहब भी रिजाइन कर दिए, ही टू रिजाइन। ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, सारी चीज़। उसके बाद फिर सही से चलने लगा। जो सीनियर मोस्ट इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जो सीनियर मोस्ट थे वो लोग अपॉइंट होने लगे, फिर बाद में सब कुछ कंट्रोल में आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने जो हाथ है उसको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इन्होंने बोला दिस डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में हमने देखा कॉलेजियम का जन्म हुआ। उसी सेकंड जजेस केस में इन्होंने कहा कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो भी पर्सन है, ही शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप किसी और को नहीं बना सकते। जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को अपॉइंट करोगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहरहाल वही होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ जज। किसी भी पर्सन को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स। मतलब आप किसी हाई कोर्ट में 5 साल से जज हो, या फिर लगातार किसी अन्य हाई कोर्ट में, जैसे हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब हुआ कि कल को आप केरला में थे 1 साल, फिर आप चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में 2 साल रहे, फिर आप बॉम्बे हाई कोर्ट में 1 साल रहे, फिर आप पटना हाई कोर्ट में 1 साल रहे। तो 5 साल तक आप लगातार जज रहे हो हाई कोर्ट का। जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब हुआ कि आप हाई कोर्ट किसी भी अन्य हाई कोर्ट में भी रहे हो। उसका यह मतलब हुआ कि आप 5 साल तक लगातार जज रहे हो। तो फॉर 5 ईयर्स आप किसी भी हाई कोर्ट में जज हो, या फिर और ये क्वालिफिकेशन आपके पास। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप किसी भी हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन में एडवोकेट हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ये दोनों भी नहीं है तो अब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यानी कि आपको लॉ की बहुत अच्छे से जानकारी है, तो भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि 5 साल के लिए आप जज हो किसी भी हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन में, 10 साल के लिए या फिर और आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन में,
या फिर आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। सब कुछ देखा आपने, क्या नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास कोई नॉट अ मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम एज नहीं चाहिए होता। अभी तक जितना भी पोस्ट हमने देखा, प्रेसिडेंट में देखा था 35 साल चाहिए, गवर्नर में देखा 35 साल चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट में देखा हमने 35 साल चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनना हो मिनिमम 25 साल चाहिए, आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ये सारी चीज उसके लिए कुछ ना कुछ एज जो है रिक्वायरमेंट है। वोटिंग एज है आपको 18। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा। ओथ और एफर्मेशन, किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस ही मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और एफर्मेशन। और इनको ओथ दिलाता कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अपॉइंट करता है वही इनको ओथ भी दिलाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू, या फिर कोई पर्सन, सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर फॉर दैट पर्पस, कि भाई आज मैं उपलब्ध नहीं हूं तो ये वाले पर्सन जो है आपको ओथ दिला देंगे आज के लिए। ये अपने ओथ में क्या बोलते हैं? इन हिज ओथ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो हर कोई बोलता है। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी सारे सब लोग बोलते हैं। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। सबसे इंपॉर्टेंट, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। इनका मेन काम यही होता है। सुप्रीम कोर्ट को इसी वजह से गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस में, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन, जो भी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, दैट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। और एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि इस पर्टिकुलर एबीसी जज को जो है इतनी सैलरी दी जाएगी, तो उसको आप फिर घटाओगे नहीं अनटिल अनलेस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो अंडर आर्टिकल 360। तब आप कर सकते हो कि हमने जो है 2-3 महीने 4 महीने के लिए हम आपकी सैलरी जो है कम देंगे, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। बट ऐसे ही सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में आप किसी की सैलरी नहीं रोकोगे। 2018 में सैलरी जो है इनकी बढ़ा दी गई थी। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी सैलरी होती है बहरहाल अभी 2.80, 2,80,000 पर मंथ, और जो जज होते हैं उनका 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख पर मंथ होता है। जबकि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी जो थी वो थी 5,000 रुपये। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। और इनकी थी 4,000 रुपये। तो 4,000 से 2.5 लाख हो गया अभी, और इनका जो है 5,000 से 2.80, 2,80,000 हो गया। इन सब के अलावा इनको अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन, हाउसेस का, जैसे मेडिकल, कार, टेलीफोन, इन सारी चीज़ों का एकोमोडेशन तो मिलता ही है। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या फिर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको 50% जो होती है लास्ट ड्रॉन सैलरी की, उनको पेंशन मिलते रहता है। यानी कि जो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको एज अ पेंशन 1,40,000 रुपया मिलता रहेगा, और जो जज हैं उनको 1,25,000 एज अ पेंशन मिलता रहेगा। टेन्योर ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनका कोई टेन्योर को फिक्स नहीं किया है, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 3 प्रोविजंस इन्होंने बताया है। मिनिमम एज देखा था हमने, इस ऑफिस को अटेंड करने के लिए या फिर इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपके पास मिनिमम एज नहीं रिक्वायर्ड है, बट आप ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हो? 65 साल तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है लिमिट है। कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो 65 साल तक ही जज रह सकता है। ही कैन रिजाइन, यानी कि रिजाइन किसको करेंगे? उन्हीं को जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, यानी कि प्रेसिडेंट को। या फिर इनको रिमूव भी किया जा सकता है इनके ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो रिमूवल का प्रोसीजर है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, इसको हमने बोरो किया है यूएसए से। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है एज के रिगार्डिंग, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1963 में। इसमें यह कहा गया था, द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच ऑथोरिटी एंड सच ए मैनर, जो पार्लियामेंट बताएगी। यानी कि सारी चीजों का पावर रेगुलेट करने का हमने शुरू में ही देखा था, पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया गया है। तो 15वें संशोधन के तहत बताया गया था कि एज ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का है, उसको डिटरमाइन करने के लिए अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, वो पार्लियामेंट बताएगी। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिमूवल ऑफ जजेस। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट।
लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि सो के उठे सुबह सुबह ऑर्डर पास कर दिए, नहीं, कुछ प्रोसीजर होता है। प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। रिमूवल का ग्राउंड्स क्या है, सारी चीज वो हम अभी देखेंगे। और जो ये रिमूवल का मोशन है, इंपीचमेंट का मोशन है जज का, वो लैप्स नहीं करता है। कब? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। यहां से ये ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, बट ये ध्यान रखिएगा वो लैप्स नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्राउंड होते हैं रिमूवल ऑफ जज का। जो एड्रेस है, ये एड्रेस बाय पार्लियामेंट है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। रिमूवल ऑफ जज का जो एड्रेस है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस अर्थात लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। यानी कि हम किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 543 जो है स्ट्रेंथ है लोकसभा की, 245 स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस 543 का आधा 245 का आधा, 245 को लेते हैं हम लोग एग्जांपल पे, तो 245 का कितना हुआ, 123 मेजोरिटी हुई। तो पहला ये क्राइटेरिया है, एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग जैसे किसी दिन जो है 123 तो चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत में, इससे ऊपर ही चाहिए होगा, इससे कम नहीं। जैसे सिंपल मेजोरिटी के केस में हम देखते हैं मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं, यहाँ पे एंड है और नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सपोज दैट किसी दिन 200 लोग आए, तो 200 का 2/3 जो है वो चाहिए होगा, या फिर 180 लेते हैं, कैलकुलेशन में सही रहेगा। तो 180 का करोगे तो आप कितना हुआ, 60 दूना 120, 120, तो इतना नहीं, अभी 123 पार नहीं किया, तो हम 210 लेते हैं। 210 लोग आए का 2/3, यानी कि 7 दूना 140। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया आपने, 123 के ऊपर चलेगा, और 140 तो है कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, आपने 140, तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो ये जो है, ये इतना सपोर्ट चाहिए होगा आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हो तो। जो ग्राउंड है रिमूवल का कि किस ग्राउंड पे आप रिमूव करोगे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो दो ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सबसे खास बात, इन दोनों को डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रिमूवल ऐसे नहीं होता है। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आई थी 1968 में, वो रेगुलेट करती है प्रोसीजर को रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैसे? कोई भी रिमूवल मोशन है, इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा। कोई किसी भी एबीसी पर्सन का, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी के लिए इनिशिएट हुआ है पहले इतिहास में, उनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी, वी आर हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे। इनको रिमूव करना था इनके पोस्ट से, तो रिमूवल मोशन को साइन किया गया। पहली बात आपको कैसे करना है, 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए होगा लोकसभा में, 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए होगा राज्यसभा में, और इसके बाद ये दिया जाता है किसको, स्पीकर को। अगर ये इनिशिएट रिमूवल का जो प्रोसीजर है अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो ये जाएगा स्पीकर को, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो ये जाएगा चेयरमैन को। स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर है कि ही मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। अगर रिफ्यूज कर दिया तो मोशन वहीं पे डेड हो जाएगा, आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी। बट अगर एडमिट कर लिया तो जस्टिस वी रामास्वामी का जो मोशन था उसको एडमिट कर लिया गया था। तो एडमिट के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, इफ इट इज एडमिटेड देन द स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमिटी। एक कमिटी बैठाती है जो कि इन चार्जेस को, जो भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और कमिटी के मेंबर कौन कौन से होंगे, तो कमिटी के मेंबर चीफ जस्टिस होंगे या फिर कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। ये 3 मेंबर जो है वो देखेंगे ये सारी चीजों को कि ये पर्सन जो है ये गिल्टी है या नहीं है। एंड इफ द कमिटी फाइंड्स दैट a person is guilty of what, misbehavior और suffering from an incapacity, तब जो है हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा जो है उस मोशन को कंसिडरेशन में ले सकती है, तब वो वोटिंग के लिए जाएगा। तो जस्टिस वी रामास्वामी का जो है उनको गिल्टी पाया गया था,
और मोशन जो इंट्रोड्यूस होता है उसको किस मेजोरिटी से पास किया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने बता दिया क्या होता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट को ऑर्डर जाता है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद। तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, अगर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास कर देते हैं तो वो पर्सन ABC जो है उस दिन से हम मानेंगे वो अपने पोस्ट से रिमूव हो चुका है। जस्टिस वी रामास्वामी के केस में क्या हुआ, 1991 1991 से 1993 के बीच की कहानी है ये। इंक्वायरी कमिटी ने इनको गिल्टी माना, फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। लेकिन जो इम्पीचमेंट मोशन था वो डिफीट हो गया कहाँ? लोकसभा में। क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी, द कांग्रेस एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। वो अलग कहानी है कि क्यों, कैसे, क्या सारी चीजें, वो नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं। नाम भी याद रखिएगा, जस्टिस वी रामास्वामी, जिनको इम्पीच करने के लिए प्रोसीजर जो है स्टार्ट हुआ था। देख सकते हो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। अब तक कोई भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। द फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट इज दैट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1991-1993 के बीच में। दो द इंक्वायरी कमिटी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, he could not be removed as the impeachment motion was defeated in Lok Sabha because the INC, Indian National Congress Party, decided to abstain from the voting। मतलब उन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है, आपके डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हम देखा 28 जनवरी को 1950 में। इससे पहले इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में, 1937 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गायर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पहले थे H.J. कानिया साहब। और H.J. कानिया साहब, he was the first chief justice of India and he was the first chief justice to die in his office। ये भी ध्यान रखिएगा। The sanctioned strength of Supreme Court of India is, तो बहरहाल 34 है, that is 33 सुप्रीम कोर्ट के जज और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली 28 जनवरी को 1950 में ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन 8 रखा गया था, 7 + 1। धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया गया और अब तक जो है 6 बार इंक्रीज हो चुका है, 6 टाइम्स। और जो लेटेस्ट इंक्रीमेंट हुआ था ये हुआ था 2019 में। देखिए यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर लिखा होता सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जजेस का 33 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में जरूर कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेके, तो ध्यान रखिएगा इसको। The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in the Parliament। ये देखा हमने, पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहती है। A judge of Supreme Court may resign his office by writing to letter to, तो रिजाइन किसको कहते हैं? जो इनको अपॉइंट करता है, यानी कि प्रेसिडेंट को। Who appoints the judge of Supreme Court of India? तो अपॉइंटमेंट कौन? प्रेसिडेंट। और उसके लिए कौन सा कलेजियम सिस्टम होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 आपके सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये रिकमेंडेशन भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो पहली बार आप नोक झोंक कर सकते हो कि नहीं मुझे इस पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है, फलाना ठिकाना सारी चीज़ें। और आप डिले भी कर सकते हो, कितने भी टाइम तक डिले कर सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट है नहीं। लेकिन फिर से अगर उसी पर्सन का नाम जो है आपके पास भेज दिया जाता है तो आप दूसरे केस में जो है बाइंडिंग हो जाता है आपके ऊपर कि आप अपॉइंट करोगे। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो मैक्सिमम एज कितना रखा गया है? 65 साल। 60 साल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज का होता है। 62 साल जो है हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज होता है, ये भी ध्यान रखिए। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड? सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाने के लिए बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। बाय द विल ऑफ चीफ जस्टिस नहीं, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सारी चीज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास कर रही है उसको, तो ग्राउंड हमने देखा 2 ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। Consider the following statement. The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act of 1968। क्या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता? रिजेक्ट किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। It can be rejected। The Constitution of India defines and gives detail of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court। क्या डिफाइन किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बस लिखा गया है कि 2 ग्राउंड्स हो गए। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला गलत है। The details of the process of impeachment of judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act of 1968। हाँ, ये बात सही है, दिया हुआ है, तो तीसरा सही है।
If the motion for the impeachment of judge is taken up for voting, the laws require the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total membership of that house present in voting. इसी को कहते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो 3 और 4 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। द एज ऑफ ए जज of the Supreme Court of India shall be determined by such authority and in such a manner as Parliament may by laws provide inserted by, तो इसको इंसर्ट किया गया था यानी कि डाला गया था संविधान में 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963 में। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, तो सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। सिंपल सरल सवाल है, पार्लियामेंट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? आफ्टर रिकमेंडेशन बाय राज्यसभा नो, ऑन द एडवाइस ऑफ लोकसभा नो, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नो, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कलिजियम सिस्टम की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। चीफ जस्टिस एक होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे 4 सीनियर मोस्ट के जज, वो उनसे कंसल्ट करना होता है और कंसल्टेशन जो होता है दूसरे केस में बाइंडिंग हो जाता है। पहले इंस्टांस में जो है आप ठीक है कोई काम नहीं ले रहे हो, लेकिन दूसरे इंस्टांस में वही चीज जाएगा आपके पास, तो आप बाध्य हो करने के लिए। इन विच ईयर वाज द कलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो कलिजियम सिस्टम पहले क्या था? एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट। इसको एडॉप्ट कब किया था हमने? 1993 सेकेंड जजेस केस, यानी कि 1993। The Supreme Court's collegium comprises the Chief Justice of India and few senior most judges recommending appointing to the Supreme Court. The number of such senior judges who are part of this body कितने होते हैं? 4 होते हैं। To become a judge of Supreme Court, a person must be an advocate in a high court for at least how many years? तो advocate आप कितने साल? 10 साल के लिए। 5 साल क्या? जज, या फिर ये दोनों नहीं है तो आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। किसकी नज़र में? प्रेसिडेंट की नज़र में। इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास, तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो मिनिमम एज, ध्यान रखिएगा, इट्स रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम एज कितना है? 65 साल है, ये भी ध्यान रखना है। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duties of my office, uphold the Constitution and law. It is a form of oath taken by President of India, नहीं, Chief Justice of India होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस जो होंगे उसमें बात होती है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, मेंबर पार्लियामेंट नहीं, गवर्नर नहीं। तो आज के इस सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को हम इसको यहीं करते हैं, और ये थीम है हमारा शो का ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा।